दुनिया में ऐसा कोई जेल नहीं है जहाँ से ये आदमी भाग नहीं सकता। आज तक लगभग 50 से भी ज्यादा जेल से भाग चुका है, लेकिन इस बार इसे एक ऐसी जेल में डाला जाता है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। भागने के लिए हजारों प्लान बनाता है, लेकिन सब फेल हो जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी दोस्त की तरह। चलिए देखते हैं कि आखिर वो यहाँ से भाग पाता है या फिर भागने भगाने के चक्कर में इसी जेल में दफन हो जाता है। लॉस एंटोस प्रेजेंटिंग एस्केप प्लान। कहानी की शुरुआत होती है रे को दिखाते हुए, जो कोलोराडो की एक जेल में बंद है। यहाँ पर वो कुछ कैदियों से मारपीट करता है, जिससे उसे सॉलिटरी रूम में डाल दिया जाता है। यहाँ पर आते जाते समय यहाँ पर आने जाने वाले सभी गार्ड्स पर वो बड़े ही गौर से ध्यान रखता है। ऑब्वियसली वो भागने के फिराक में है। वो गार्ड से टाइम पूछता है। वो उसे बताना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बताकर अपने दोस्त के साथ सिगरेट पीने बाहर जाता है। पर इधर रे 1 2 3 गिनना शुरू करता है। वही दूसरी तरफ जेल के बाहर की तरफ एक लड़की गाड़ी रखने के बाद आगे बढ़ना शुरू करती है और अगले ही पल उस गाड़ी में धमाका होती है। सभी पुलिस वालों की ध्यान उसकी तरफ चली जाती है। गार्ड सॉलिटरी रूम में देखते हैं रे फरार हो चुका है। इधर फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने आए हैं, लेकिन इनमें से एक फायर फाइटर किसी दूसरी गाड़ी में चढ़कर यहाँ से चला जाता है। ये दोनों ही रे के पार्टनर से धमाके से ध्यान भटकाने की प्लान इन्हीं का था। कुछ देर बाद रे गाड़ी से उतर जाता है, फिर अपने बिजनेस पार्टनर लेस्टर को फोन करता है और कहता है इट्स शो टाइम बेबी। अब तक इसे पुलिस वाले चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर लेस्टर आता है। वो ऑफिसर्स को कुछ पेपर्स दिखाता है और रे को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद लेस्टर और रे जेल की वार्डन से मिलते हैं। रे और लेस्टर एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं और इनका काम यही है सबसे मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल की सिक्योरिटी चेक करके ये बताते हैं कि कैदी जेल से भाग सकते हैं या फिर नहीं, और अगर भाग सकते हैं तो क्यों और कैसे, ताकि वो जेल की भागने की संभावना को जीरो कर सके। समझ गए? वार्डन रे से पूछता है कि आखिर वो जेल से भागा कैसे। रे बताता है कि किसी भी जेल से भागने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है, लेआउट, रूटीन और बाहर वाले की मदद। लेआउट तो वो देखकर ही समझ गया था, लेकिन रूटीन जानने के लिए उसे अंदर जाना जरूरी था। जब उसे अंदर ले जाया गया तो उसने नोटिस किया कि गार्ड्स उसे अंदर डालने के बाद सिगरेट पीने बाहर जाते हैं और लगभग 7 मिनट तक किसी की भी नजर उस पर नहीं होता, जबकि कम से कम एक गार्ड को उसके पास होना चाहिए था। रूटीन जानने के बाद उसने कोड की तरह खत लिखा। उसके पार्टनर्स ने वो डिकोड किए और इन्हें रे के भागने के दिन पता चल गया, लेकिन बाहर निकलने के लिए इन्हें एक की कोड की जरूरत थी। इस जेल में चॉकलेट मिल्क दिया जाता है। इसकी बॉक्स में वॉक्स की लैमिनेट परत होती है। जब गार्ड्स उसे अंदर डालने के लिए आए थे तब चुपके से उसने वो पतली परत कोड डालने की जगह पर लगा दिया था। इससे उसे पता चल गया कि वो कोड कौन से थे, और बाकी का तो आपको पता ही है वो यहाँ से किस तरह से निकला। कुछ दिनों बाद जेसिका, जो CIA से है, रे के लिए एक बहुत ही सुंदर ऑफर ले आती है, एक फैसिलिटी में जाने की जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें सरकार देखना भी नहीं चाहती। उस फैसिलिटी में मौजूद हर कोई एक पोटेंशियल गेम चेंजर है। यह फैसिलिटी पूरी तरीके से प्राइवेट पैसों से बनी है। जिन्होंने इस पर पैसे खर्चे किए हैं वो रे को हायर करना चाहते हैं ताकि वो ये जान सके कि वो फैसिलिटी पूरी तरीके से अनब्रेकेबल है। लेकिन यह फैसिलिटी या प्रिजन कहाँ पे है इसके बारे में किसी को भी बताया नहीं जाएगा। इसी वजह से ही रे के साथ ही ये ऑफर ठुकरा देते हैं। हालांकि लेस्टर बार बार इन्हें कह रहा होता है कि इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। रे की फीस से दुगना, लगभग $5 मिलियन। रे काफी देर इसके लिए सोचता है और फिर तैयार हो जाता है। उस जेल में जाने के लिए बहुत ही खतरनाक प्रोफाइल चाहिए। रे को ऐसा ही प्रोफाइल दिया जाता है जिसमें उसका नाम होगा एंथनी पोर्टोस। यूरोप और दक्षिण अमेरिका में पिछले 10 सालों में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं सब में इसी का हाथ है। जेल में उसे कोई भी नहीं पहचानने वाला सिवाय वार्डन रॉजर मार्स के। अगर रे को एहसास होता है कि वो जेल से भाग नहीं सकता या फिर कुछ गड़बड़ होती है तो वो बस अपना इवैक्यूएशन कोड कहेगा और वार्डन उसे जाने देगा। मिशन शुरू होने से पहले हासूस पर ट्रैकर लगा देता है। इसके बाद रे वालेंस बाजार के बीच में खड़ा हो जाता है। अगले ही पल उसकी तरफ एक वैन आती है जिसमें से कुछ नकाबपोश निकलते हैं और उसे उठा लेते हैं। फिर जबरदस्ती उसके ट्रैकर निकाल दिया जाता है, फिर इसे तोड़ दिया जाता है। ये रे की लोकेशन खो देते हैं। इधर रे को बेहोश कर दिया जाता है। होश आने पर देखता है वो एक हेलीकॉप्टर पे है जहाँ उसके अलावा भी कई और लोग हैं। इनमें से एक को मास्क पहने लोगों में से एक, जिसका नाम है ड्रेक, वो टपका देता है, फिर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। फिर से रे को बेहोश कर दिया जाता है। इस बार होश आने पर देखता है वो फैसिलिटी के अंदर है जिसकी हर एक सेल ब्लॉक कांच की बनाई गई है, एकदम ट्रांसपेरेंट। कुछ देर बाद एंथनी को वार्डन के सामने लाया जाता है ब्रीफिंग के लिए, पर यह वार्डन मास नहीं है बल्कि इसका नाम है हॉब्स। एंथनी सिचुएशन की गंभीरता को समझता है। हेलीकॉप्टर पे किसी को मार दिया गया और यहाँ पर वार्डन भी अलग है, इसीलिए वो अपना इवैक्यूएशन कोड कहता है ताकि उसे जाने दिया जाए। लेकिन हॉब्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एंथनी को दोबारा सेल में डाल देते हैं। एबी और हर्ष रे
ड्रेक को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इधर फैसिलिटी के अंदर सभी कैदियों को बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, लेकिन एंथनी अभी भी अपने सेल के अंदर है। इसीलिए वार्डन उसके नाम पुकारता है और ये नाम रॉटमायर नाम का ये आदमी बहुत ही गौर से सुनता है। सभी कैदी ग्राउंड में चले आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग उसके साथ उलझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंथनी जितना हो सके इन लफंगों से दूर रहने की कोशिश करता है। यहाँ पर जरा भी नाफरमानी करने पर कैदियों को ऐसा ही मेडिसिन दिया जाता है। जावेद और उसके आदमी एंथनी को परेशान करने आते हैं, लेकिन एंथनी जावेद की नाक की नक्शा बिगाड़ देता है। उसके आदमी एंथनी पर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी यहाँ पर रॉटमायर आता है। वो जावेद के आदमियों को हटने के लिए कहता है और वो उसकी कहने पर चले भी जाते हैं। वो एंथनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर फिलहाल एंथनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रॉटमायर उसे विक्टर मैनहाइम नाम की एक महान आदमी की कहानी सुनाता है, जो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। रॉटमायर उसी आदमी के लिए काम करता था। इस फैसिलिटी वालों को विक्टर मैनहाइम की तलाश थी, पर वो उन्हें नहीं मिला, तो इन्होंने रॉटमायर को उठा लिया। लेकिन आज तक उसने विक्टर मैनहाइम के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। एंथनी की फेशियल एक्सप्रेशन ही बता रही है उसे उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ड्रेक ने हेलीकॉप्टर पर जिस आदमी को मारा था, उसे लाने के लिए हॉब्स को बहुत पैसे दिए जाने वाले थे। अब क्योंकि वो टपक गया है, तो इन्हें पैसे नहीं मिलने वाले। हॉब्स इसकी हर जाने के तौर पे ड्रेक के 1 महीने के पैसे काट लेता है। सरप्राइजिंग बात तो ये है, हॉब्स के पास एंथनी यानी रे की लिखी किताब है, जिसमें उसने जेल की कमियां उसे कैसे ठीक करते हैं या फिर उसे कैसे अनब्रेकेबल बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन हॉब्स को इसकी जरा भी अंदाजा नहीं है कि एंथनी असल में है कौन। एंथनी कुछ दिनों से फैसिलिटी की चारों तरफ बड़े ही गौर से ध्यान रखता है। फैसिलिटी की स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहा होता है और रॉटमायर उसे समझने की। ज्यादातर समय उसकी नजर उसी की तरफ होती है। उसकी इतनी दिलचस्पी देखकर एंथनी उससे एक फेवर मांगता है, उसे आइसोलेशन एरिया में जाना है। इसीलिए दोनों लड़ने लगते हैं। इससे दोनों को आइसोलेशन चेंबर में डाल दिया जाता है। फिर इतनी तेज रोशनी मारी जाती है जो इनके शरीर से पसीने की नदी बहा दे। इन्हें बहुत मुश्किल हो रही है, फिर भी एंथनी किसी तरह से चेंबर की चारों तरफ बड़े ही गौर से ध्यान रखता है। चेंबर से निकलने के बाद इनकी परीक्षण करने डॉक्टर आते हैं। चेकअप के दौरान एंथनी डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये जगह कहाँ पे है। डॉक्टर इसकी जवाब नहीं देता और वैसे भी ड्रेक इन पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ तक कि वो डॉक्टर से भी पूछता है उसने क्या पूछा। डॉक्टर इसकी भी कोई जवाब नहीं देता। रॉटमायर जानना चाहता है कि आखिर एंथनी बाहर क्या काम करता था, जो बार बार फैसिलिटी की चारों तरफ देखता रहता है। एंथनी इसकी जवाब नहीं देता। कहता है अगर उसे जानने का इतना ही शौक है तो इसके लिए उसे कुछ करना होगा। एंथनी उससे एक राउंड मेटल की टुकड़ा मांगता है। कहता है इसके जरिए शायद वो यहाँ से भाग सकते हैं। ऑब्वियसली रॉटमायर तैयार हो जाता है। वो गार्ड से कहता है हॉब्स से बात करनी है, विक्टर मैनहाइम की जानकारी देनी है। इसीलिए हॉब्स उससे मिलने आता है, लेकिन रॉटमायर विक्टर के बारे में जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। नक्शा बनाता है जहाँ वो मिल सकता है, किसी की पिछवाड़े में। हॉब्स की दिमाग खराब हो जाता है। गार्ड्स जबरदस्ती उसे पाइप के जरिए पानी पिलाते हैं तब तक जब तक उसकी सांसें फूल नहीं जाता। इसके बाद वो बस इनसे बचने की नाटक करता है और टेबल के नीचे से एक राउंड मेटल की टुकड़ा उठा लेता है। एंथनी को उसकी मांगी हुई चीज मिल चुकी है, तो एंथनी भी उसे अपनी असली कहानी बता देता है, वो कौन है, क्या करता था। इसके बाद फैसिलिटी से निकलने के लिए ये दोनों बहुत प्लान बनाते हैं। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्हें दोबारा आइसोलेशन चेंबर में जाना होगा। इसीलिए ये दोनों जावेद और उसके आदमियों से लड़ने लगते हैं। फिर से इन्हें आइसोलेशन चेंबर में डाल दिया जाता है। यहाँ आते ही एंथनी उस राउंड मेटल के टुकड़े के जरिए लाइट्स को एक जगह पर फोकस करता है, उन जगहों पर जहाँ इस चेंबर को बंद करने के लिए छोटे छोटे स्टील के बार्स इस्तेमाल किए गए हैं। गर्मी की वजह से वो फैल जाते हैं और एंथनी उन्हें निकाल लेता है। इस तरह से अपनी नीचे की यह परत पूरी तरीके से हटा देता है। फिर रॉटमायर को इशारा करता है और वो चिल्लाने लगता है जैसे वो मर रहा है। इससे सभी की ध्यान उसकी तरफ चली जाती है, यहाँ तक कि हॉब्स उसे खुद देखने आता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एंथनी इस सुरंग जैसी जगह से नीचे आता है। सामने दरवाजा है पर वो खुलता नहीं है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन इस दौरान थोड़ी गड़बड़ी की वजह से यहाँ पानी भरना शुरू हो जाती है। फिर भी किसी तरह से वो आखिरकार ऊपर तक पहुँच जाता है और वो जो देखता है उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये जेल, ये फैसिलिटी समंदर के बीचों बीच है। यह
हम कह सकते हैं यह सिर्फ ही जेल है। बात बिल्कुल साफ है, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। एंथनी दोबारा चेम्बर की तरफ जाने लगता है। अब तक पानी चेम्बर तक पहुँचने लगी है। गार्ड्स कैदियों को निकालने लगते हैं। इससे पहले ही एंथनी चेम्बर तक पहुँच जाता है। उसने क्या किया किसी को संदेह नहीं होती, लेकिन हॉब्स पूरी जगह की पुष्टि करता है तो उससे एंथनी पर संदेह होती है। इसके बाद लेस्टर के साथ उसकी बात होती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि एंथनी पोर्टोस असल में है कौन। लेस्टर पहले से ही जानता था उसके साथ क्या होने वाला है। उसे बहुत सारे पैसे दिए गए हैं रे को इस फैसिलिटी में भेजने के लिए, ताकि वो साबित कर पाए कि ये फैसिलिटी पूरी तरीके से अनब्रेकेबल है। वो रे को इसी फैसिलिटी के अंदर दफन कर देना चाहते हैं। और दूसरी बात, वो विक्टर को पकड़ने के लिए भी बहुत पैसे दे रहे। लेस्टर उसे बताता है हाल ही में पता चला है कि विक्टर कुछ ऐसा करने वाला है जिससे अमीरों की बहुत नुकसान होगी। इससे पहले ही हॉब्स रॉटमायर के जरिए जानना चाहता है कि विक्टर कहाँ पे है, पर वो तो मुंह खोलने वाला है नहीं। एंथनी के साथ मिलकर और भी ज्यादा ढीठ हो गया है। लेस्टर जब ये सुनता है तो वो खुद ही एंथनी को सबक सिखाने के लिए कहता है। इसके बाद एंथनी को कई दिनों तक बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। ना तो उसे सही से सोने दिया जाता है और ना ही जागने। चलते फिरते जब चाहे तब ये शुरू हो जाते हैं, कहीं भी पीटने लगते हैं। अब एंथनी की हिम्मत कहीं न कहीं टूटने लगी है। उसे यकीन होने लगा है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, कम से कम जिंदा तो नहीं। रॉटमायर अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए जा रहा होता है ताकि एंथनी की हिम्मत बना रहे। एंथनी उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है। कहता है वो एक वकील था जिसने एक आदमी को जेल में भेजा था, लेकिन उस कैदी ने कसम खाई थी कि वो एंथनी की जिंदगी बर्बाद करके ही छोड़ेगा। वो किसी तरह से भाग निकला और एंथनी की बीबी और बच्चे को मार दिया। तब से एंथनी यही काम करता है, जेल की सुरक्षा चेक करना, ताकि कोई भी कैदी इतनी आसानी से भाग ना सके। रॉटमायर की बातें और अपनी फैमिली को याद करके ही एंथनी हिम्मत जुटाता है और यहाँ से निकलने का पक्का इरादा बना लेता है। इधर हर्ष कई दिनों से रे की तलाश कर रहा था। रिसर्च करते करते उसे पता चला शायद वह इस जगह पे हो सकता है जिसका कोड नेम है द टोम्ब। पूरी तरीके से गैर कानूनी, ब्लैक वाटर रिजेक्टेड, खासकर उन लोगों के लिए जो अमीरों की दुश्मन है। बुरी खबर ये है कि इन्हें पता ही नहीं है ये जगह कहाँ पे है। यहाँ पर एंथनी कुछ चीजें जमा करके एक सेक्स स्टैंड बनाता है जिससे ध्रुव तारे के जरिए वो अपनी लोकेशन की आधा हिस्सा पता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें डेक पर जाना होगा। रॉटमायर और एंथनी कुछ दिनों से एक साथ बैठ रहे हैं। ये देखकर हॉब्स एंथनी को उठवा लेता है। उसे दूसरे सेक्शन में डाल दिया जाता है। पहले वो सेक्शन ए में था, अब सेक्शन ई में है। हॉब्स एंथनी को उसके असली नाम से बुलाता है। एंथनी कहता है अगर उसे पता है वो कौन है तो वो उसे जाने दे। हॉब्स की जवाब वही होता है जो मेरा भी होता, पैसा। उसे यहाँ रखने के लिए बहुत पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ तक इस फैसिलिटी को बनाया गया है उसी की किताब से इंस्पिरेशन लेकर। एंथनी उसे धमकी देता है अगर उसने उसे जाने नहीं दिया तो वो इस पूरी जगह को जला देगा। तब हॉब्स उस पर बहुत ही कड़ी नियम लागू करता है, जैसे नो शावर, नो मीटिंग, नो रेक टाइम। तब एंथनी अपना दिमाग का पहिया घुमाता है और हॉब्स से कहता है वो उसे विक्टर मैनहाइम दे सकता है, क्योंकि हॉब्स कभी भी रॉटमायर को तोड़ नहीं सकता। वो कभी भी विक्टर मैनहाइम की जानकारी उन्हें नहीं देगा, लेकिन शायद वो एंथनी को बता दे। ठीक ऐसा ही होता है। एंथनी उसे विक्टर की कहानी बताना शुरू करता है, लेकिन ये सारी की सारी बातें बिल्कुल झूठ है, बनी बनाई कहानियां। और हॉब्स को उसकी सारी बातों पर यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ एंथनी के कहने पर रॉटमायर जावेद से मिलता है। ऑब्वियसली इस जहन्नम से बाहर निकलना कौन नहीं चाहता। जावेद हॉब्स से मिलता है, कहता है एंथनी और रॉटमायर यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं। वो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे सकता है अगर वो उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। उसे डेक पे नमाज अदा करनी है। हॉब्स इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जावेद की ये ख्वाहिश बस एक चाल थी। एंथनी के बनाई सेक्स स्टैंड के जरिए ध्रुव तारे की लोकेशन पता करता है और इस तरह से एंथनी अंदाजा लगाता है कि वो मोरक्को के आसपास है। अब बारी है इन्फॉर्मेशन बाहर तक पहुंचाने की और इसकी बस एक ही जरिया है, डॉक्टर साहब। एंथनी उसे हॉब्स के पास जो किताब है उसकी पेज 88 पढ़ने के लिए कहता है। उसके कहने पर डॉक्टर ऐसा ही करता है। इसमें यह लिखा होता है कि डॉक्टर किसी भी तरह से अपनी पेशेंट को हार्म या फिर इंजस्टिस से बचाएगा। इसके बाद डॉक्टर इमरजेंसी चेकअप के लिए एंथनी को अपने पास बुलवाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है ये किताब एंथनी यानी रे ने ही लिखा है। डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जावेद हॉब्स से कहता है कि आज एंथनी कुछ गुप्त कोड शेयर करने वाला है, इसीलिए 24 घंटे हॉब्स उसी की तरफ नजर गड़ाए रखता है। एंथनी टैप कोड इस्तेमाल कर रहा होता है। हॉब्स एंथनी की किताब के जरिए इसे डिकोड करता है। पता चलता है कि आज सेक्शन सी में दंगा होने वाला है, इसीलिए हॉब्स सेक्शन सी की गार्ड्स 3 गुना बढ़ा देता है। पर वो एक चाल थी। ये दंगा शुरू हो जाती है दूसरे सेक्शन में। सारे गार्ड्स यहाँ पहुँचने से पहले ही एंथनी, रॉटमायर और जावेद यहाँ से भागने लगते हैं। वो सीसीटीवी ब्लॉक कर देते हैं और
दूसरी तरफ हॉब्स बाहर निकलने की सारे दरवाजे पूरी तरीके से लॉक कर देता है। ये निकल नहीं पाते। गार्ड्स इन पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। हालांकि एंथनी गार्ड्स को टपका देता है, लेकिन जावेद को गोली लग चुकी होती है। उसकी हालत खराब है और भी सिक्योरिटी इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। उसने तो सीसीटीवी बंद कर दिया था ना, लेकिन फिर भी उन्हें पता है वो कहाँ पे है। तो एंथनी समझ जाता है यहाँ पर मोशन डिटेक्टर्स है, इसीलिए एंथनी उन्हें भी बंद कर देता है। इसके बाद वो जावेद और रॉटमायर को सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए कहता है, जबकि खुद इंजन रूम में जाकर पावर ग्रिड बंद करना चाहता है ताकि दरवाजे खुल सके। लेकिन वो सिर्फ 6 सेकंड के लिए खुलने वाले हैं और इतने समय में ही उन्हें बाहर निकलना होगा। जावेद अपनी खराब हालात की वजह से यहीं पर रुकना चाहता है, जबकि रॉटमायर को वो ऊपर जाने के लिए कहता है। तब तक वो खुद गार्ड्स को यहीं पर रोक के रखेगा। हालांकि रॉटमायर उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर हो चुका है। वो चला जाता है। जब गार्ड्स दरवाजे तोड़कर अंदर आते हैं तो जावेद इन पर गोलियां बरसाना शुरू करता है। मरने से पहले वो कई सारे गार्ड्स को टपका चुका होता है। इधर इंजन रूम में एंथनी के साथ ड्रेक की लड़ाई होती है, जिसमें ड्रेक अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद एंथनी पावर ग्रिड बंद कर देता है और रॉटमायर बाहर निकल जाता है। अब तक उसके लोग भी हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँच चुके हैं, पर वो निकल नहीं पाते क्योंकि अभी भी एंथनी शिप के अंदर ही है। तब तक ये गार्ड से लड़ते रहते हैं। इधर इंजन रूम में हॉब्स अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका है। तो प्लान बी के तहत एंथनी टैंक के अंदर छुप जाता है, क्योंकि उसने पावर ग्रिड बंद कर दिया था। टैंकी में पानी भरना शुरू हो गई थी। एंथनी अपनी सांस रोक के रखता है और जब सिस्टम दोबारा रिबूट होता है तो साथ में टंकी भी फ्लश हो जाती है और इस तरह से एंथनी शिप के बाहर निकल जाता है। इस बात की अंदेशा होते ही हॉब्स डेक पे आता है। एंथनी हेलीकॉप्टर तक पहुंचने ही वाला है, लेकिन हॉब्स लगातार उस पर गोलियां चलाता जाता है। तब रॉटमायर एंथनी को बंदूक देता है और वो हॉब्स के पीछे मौजूद बैरल्स पर गोलियां चलाता है, जिससे एक जोरदार धमाका होती है। हॉब्स का किस्सा खत्म हो जाता है। ये दोनों मोरक्कन कोस्ट पर लैंड करते हैं। यहाँ पर जेसिका रॉटमायर को लेने आती है। पता चलता है वो रॉटमायर की बेटी है और उसकी असली नाम है विक्टर मैनहाइम। रॉटमायर पास एक कोड नेम था। जब विक्टर पकड़ा गया था तो उसने ये कोड एक्टिवेट कर दी थी, इसीलिए जेसिका ने रे से कॉन्टेक्ट की, CIA एजेंट की तरह, जिसे जेल की सिक्योरिटी चेक करवानी थी। रे को एंथनी पोर्टोस इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि वो बस एक कोड नेम था, ताकि ये नाम सुनते ही विक्टर उसे पहचान जाए और उसकी मदद से यहाँ से भाग सके। जेसिका ये भी कहती है लेस्टर को सब पता था, यहाँ तक कि उसने ही ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करवाई थी। उनका इरादा उसे वहाँ पर दफन करने का नहीं था, लेकिन लेस्टर ने पैसों के लिए फैसिलिटी वालों से हाथ मिला ली और उनके साथ मिलकर वो रे को वहीं पर दफन कर देना चाहते थे। अब लेस्टर जान चुका है उसकी लगने वाली है, तो वो मायामी आ चुका है। लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर निकलने वाला होता है, तभी हंस उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर चीखता चिल्लाता रहता है और हम देखते हैं वो एक कंटेनर के अंदर बंद है, जो एक बड़ी सी शिप के ऊपर है, जो पता नहीं कहाँ जा रही है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।